नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी भारत में इतने सारे लोगों के प्रिय हैं और भारत के प्रधानमंत्री हैं, भारत के कार्यकारी अध्यक्ष हैं और वो बहुत सारी चीज़ों में बहुत अद्भुत हैं। बहुत सारी चीज़ें उनमें भी कमी है निश्चित रूप से, जिनके ऊपर चर्चा होती है। इतिहास उनका आकलन करेगा, अभी तो कर नहीं सकता क्योंकि अभी तो प्रधानमंत्री हैं। पद पर रहते हुए किसी का आकलन नहीं होता, पद पर जाने के बाद आकलन होता है। नेहरू जी का भी पद पर रहते हुए नहीं हुआ था, नेहरू जी का जाने के बाद हुआ, अटल जी का पद पर जाने के बाद हुआ। लेकिन फिलहाल जो उन्होंने लोकप्रियता हासिल की 2014 में, वो अद्वितीय थी। जो प्रोएक्टिवनेस उनमें है वो अद्वितीय है और ये विपक्ष के नेताओं को उनसे सीखना पड़ेगा कि आयु के 7वें दशक में होने के बाद भी वो जितना श्रम करते हैं, जितने सचेत रहते हैं, आयु के 50वें और 40वें दशक में होने के बाद भी अगर नेता उतना श्रम नहीं करेगा और फिर सोचेगा मोदी को हरा लें, तो ये तो मुश्किल हो जाएगा। भाई साहब, मेहनत तो करनी पड़ेगी। एस्ट्रो टर्फ की हॉकी है। आपकी तो पकड़ लिया था थोड़ा सा, अयोध्या भी हरा दिया। ये तो चलता रहता है। अयोध्या हार गए, मैं कहता हूँ हारना जीतना मेरा में। आपने मुझसे ये नहीं पूछा कि विजेता या प्रधानमंत्री, आपने पूछा नरेंद्र मोदी कैसे। प्रधानमंत्री जी को मैं 2002 से जानता हूँ निजी रूप से, वो भी मुझे 2002 से जानते हैं। तो मैंने उनका संघर्ष देखा है, मैंने उनकी एक दृष्टि देखी है कि मुझे यहाँ पहुँचना है। वो बड़े श्रमशील व्यक्ति हैं, बड़े प्रोएक्टिव हैं, उनकी बड़ी नज़र है चीज़ों पर और बड़े क्विक लर्नर हैं। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि वो अहंकार है उनमें। लर्नर तो मैं मानता हूँ, क्योंकि एक गुजराती व्यक्ति अगर मुझसे बेहतर हिंदी बोल रहा है या उनके हाथों के उठने बैठने के जो तरीके हैं वो सीखे हुए हैं, तो मुझे लगता है कि ये चीज़ मैं उनसे सीखना चाहूँगा कम नहीं, से कम। देखिए, वो ये जानते थे कि 10 साल देश में जो सत्ता रही है उसमें प्रोएक्टिवनेस की कमी है। ये बताइए, आपने ये आखिरी बार कब देखा था कि किसी प्राइवेट कंपनी के 17 मजदूर एक टनल में फंस जाएं और एक केंद्रीय मंत्री पोर्ट कर दिया जाए एक लोहे के केबिन में कि यहीं रहे। एक मुख्यमंत्री की ड्यूटी लगा दी जाए, सुबह शाम देख के आके निकले कि नहीं निकले। उसी शाम 7 घंटे बाद ही पानी पहुंचा दिया जाए, लाइट पहुंचा दी जाए और खाना पहुंचा दी। कब देखा था आपने आखिरी बार? आपने आखिरी बार कब देखा था कि दो देशों के बीच युद्ध चल रहा हो और बिना यूनाइटेड नेशन से चू 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 रियारा कहे बिना, बिना उस देश से बात किए बिना युद्धक विमान उतारा जाए, अपने भी उठाए जाए, पड़ोसियों को बिठाए जाए? ये आखिरी बार आपने कब देखा था कि एशियाड, कॉमनवेल्थ और ओलंपिक में जाते हुए खिलाड़ियों को जाते वक्त एक आदमी कंधे पे हाथ रख के कि चिंता मत करना बेटा, अच्छे से खेलना, जब हार जाए तो उनके कंधे पे हाथ रख के कोई दिक्कत नहीं, और जीत जाए तो उन्हें खाना खिलाओ, बिठाओ? ये आखिरी बार कब देखा था कि मिशन पे लगे हुए वैज्ञानिक अगर मिशन में फेल हो जाएं तो उनको रोते हुए वैज्ञानिक को गले लगा के कहा जाए कोई बात नहीं, मैं खड़ा हूं, अगली बार करते हैं, वी विल डू इट? ये प्रोएक्टिवनेस है। अब इस पे दूसरा वाला पॉइंट ऑफ व्यू सर ये आता है कि मोदी जी को कैमरा पसंद है और अच्छा लगता है कि हर चीज में वो भी लाइमलाइट में आते हैं, इसी बहाने। भाई तो तुम भी कर लो, कैमरे तो बहुत सस्ते हैं आजकल, तो मोबाइल में ही उसी में कर लो। और करते नहीं हो क्या भाई? ये सब ज्ञान मत दो। देखो, खेल है, खेल चल रहा है, राजनीति है, खेल है, मतदान का खेल है, जनता कैसे प्रेम करेगी, जनता कैसे सम्मोहित होगी। अगर मोदी जी को यही आता है और यही चलेगा तो यही सीखो। वो ऐसा हो गया था, मैं तो इसलिए आउट हो गया था, वो मेरे में ऐसा था, मेरा पेन ऐसा हो गया था इसलिए पेपर नहीं लिख पाया था, वो मैं लेट उठ गया था, मेरी कमीज का रंग ऐसा था, ये बहाने मत करो। एकात्म पराक्रम है राजनीति। जैसे क्रिकेट में होता है, हवा चल गई थी, बॉल स्विंग कर गई थी, मेरा पैर पीछे रह गया था, वो भागा नहीं था, ये सब नहीं लिखा जाता रिकॉर्ड में। रिकॉर्ड में लिखी जाती है सेंचुरी इतनी, 0 पे आउट इतने। तो भाई साहब, अगर एक 70 साल से ऊपर के व्यक्ति के संघर्ष, उसकी मेहनत, उसकी सोच को आप मात नहीं दे पा रहे हो सारे मिलके, जैसे अंतिम बात कहता हूँ, पॉलिटिकल बात करने का मन नहीं करता पर आप इतने प्यार से पूछते हैं सम्मोहक तरीके से। कहते हैं साहब डेमोक्रेटिक नहीं है प्राइम मिनिस्टर, लोकतांत्रिक नहीं है। चलो मान लिया साहब लोकतांत्रिक नहीं है, लोकतांत्रिक मूल्य में आस्था नहीं है उनकी साहब, मान लिया साहब, बिल्कुल मान लिया। वो दो लोग जो चाहते हैं वही करते हैं साहब, बिल्कुल आप जो कह रहे हो 100%। अच्छा, आप कितने लोकतांत्रिक हो भाई साहब? आप बंगाल में राज्य करती हैं, आप किसी को पसंद नहीं करती भतीजे के अलावा। आप दिल्ली में राज करते हैं, आप किसी को पसंद नहीं करते खुद के अलावा, आप जेल में बंद है फिर भी मुख्यमंत्री रहेंगे। आप उत्तर प्रदेश में, आपको चाचा ही पसंद नहीं था, आप जहां हैं वहां तो आपको अपने बेटे पसंद है, पत्नी पसंद है, या आप खुद को पसंद है। आप खुद लोकतांत्रिक है नहीं। आपके यहां कब चुनाव हुए अध्यक्ष के, बताओ? आपने कब लोकतांत्रिक बने? अगर वो लोकतांत्रिक नहीं है तो वो उसकी चढ़ती पतंग है भाई, वो प्रधानमंत्री है। तुम जब हो जाते हो तब तो, और जो कह रहे हैं, भगवान न करे कभी देना, इनमें 2-4 को तो मैं निजी रूप से जानता हूं, ईश्वर न करे किसी बड़े पद पे पहुंच गए तो लोग बाग नरेंद्र मोदी को मसीहा मानेंगे कि बड़ा भला आदमी था भाई,
माफी मांग लेता था, किसान आंदोलन वापस ले लेता था। लोग कहेंगे भाई मोदी बहुत अद्भुत आदमी था, क्या अद्भुत आदमी था, ये कहां से आ गए, इतने बड़े वाले हैं ये। तो भाई साहब, अंग्रेज से गांधी बन के लड़ा जाता है, अंग्रेज बन के नहीं लड़ा जाता। बढ़िया। अगर आपको लगता है नरेंद्र मोदी अलोकतांत्रिक है, लोकतांत्रिक हो जाओ, करवाओ चुनाव, तुम ही रहोगे बस। तुम्हें पूरी पार्लियामेंट में कोई नहीं मिलता नेता बनाने के लिए। मैं किसी की भाषा का अनादर नहीं कर रहा, लेकिन बड़ा पक्ष हिंदी सुनता है या अंग्रेजी सुनता है। तुम्हारे पास शशि थरूर भी है और तुम्हारे पास मनीष तिवारी भी है उसी पार्लियामेंट के अंदर, पर नेता बनेंगे वो अधीर रंजन जी। फिर वो माफी मांगेंगे, नहीं मेरा हिंदी खराब था इसलिए फंस गया था। अबे भैया तो क्यों दिया था काम? खड़गे साहब आयु हो गई, वरिष्ठ हैं, क्योंकि आपको स्पेस ऐसी किसी आभा को नहीं देना है जिससे कंपटीशन लो। एक हमारे इलाहाबाद के शायर, उनका एक शेर है कि इस धुंधलके में भला कैसे सुझाई देते, इस धुंधलके में भला कैसे सुझाई देते, हम तेरे साथ ना होते तो दिखाई देते। ये सारे पॉलिटिकल नेता अलग अलग पार्टी के, ये इनसिक्योरिटी से भरे हुए हैं। और मैं जब सारे कह रहा हूं तो सारे कह रहा हूं, समझ रहा हूं मैं सारी पॉलिटिकल पार्टीज कह रहा हूं। आप इनके ऊपर से नीचे तक की इनकी कैबिनेट्स जो बना रखी है इन्होंने चारों तरफ अपनी, उनके लोग चुन के देखिए। इन्हें इनकी पार्टियों से हटा के चौराहे पे खड़ा कर दीजिए सामान्य वस्त्रों में, लोग समझेंगे मनरेगा के मजदूर खड़े हैं, सुबह ठेकेदार लेके जाएगा इन्हें। इनकी कोई आभा नहीं है। ये 5 आदमी इकट्ठे नहीं कर सकते, 5 आदमी की बात नहीं बदल सकते, अपनी बात रख नहीं सकते। और जैसे ही कोई ऐसा आदमी ने दिखाई देता है, बोले बस ये खराब है, ऐसे हटाओ जी, ये नहीं होना चाहिए। हमारे वाला भी ये प्रॉब्लम था उसे। अब अगला शिकार कौन है? अगला शिकार वो बालक है जो खुद नहीं पैदा करा, इसकी कुछ औकात भी नहीं है, पर वो थोड़ा लोकप्रिय हो गया है, हीरोइन से ब्याह कर लिया है, रील दिखने लगी। ये नहीं दिखना चाहिए, दिखेगा नहीं, दिख भी नहीं रहा वो। मैंने जब हुआ था मैंने तभी कह दिया, मैंने ये गया इसको नहीं छोड़ेगा। उनकी शादी पे हमको भी बहुत बधाई आई नहीं, मैंने कहा इसको छोड़ेगा नहीं इसको आप, निश्चित रूप से, क्योंकि आप इतने ज्यादा डरे हुए हैं भाई कि आपको आभा बर्दाश्त ही नहीं है किसी की भी। हमने जब कवि सम्मेलन में कविता पढ़ी, लोकप्रिय हुए, तो 32 कवियों ने हमारे खिलाफ फतवा दिया कि ये पढ़ेगा तो हम नहीं आएंगे। हमसे लोग पूछते थे आपका ऐसा किसी, मैंने कहा नहीं, किसी को पिलाओ, किसी को ले आओ, जिसकी मैया ने दूध पिलाया उसको लाओ। लाओ 1 लाख आदमी कोटा में, लाओ निम्बाहेड़ा में 1 आदमी, तू भी खड़ा अभी भी खड़ा, तू जमा हम जमा, तू कितनी देर तक पढ़ता हम कितनी देर तक पढ़ते हैं। यही तो संघर्ष है। योग्य जन जीता है, पश्चिम की उक्ति नहीं, गीता है, गीता है, गीता ये तो कहती है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो बाद में डार्विन हमारी बात गाने लगा। तो इसलिए नरेंद्र मोदी अपने अपने स्टेडियम में, अपने डी में, अपने प्लेटफॉर्म पे जो कर रहे हैं, उनकी टक्कर का नेता भारत में अभी नहीं है। और वो बनने के लिए उनको मोड और मीडियम जो बदलने पड़ेंगे, मोड मीडियम, वो बदलने को तैयार नहीं है। वो चाहते हैं उन्हीं के हथियार लेके उन्हें हरा दें। अरे भाई साहब, उन हथियारों पर उनका नियंत्रण है, उन्होंने डिस्कवर भी खुद ही किए हैं, पहनाए भी खुद ही हैं, उन्हें पता है किधर से क्या काट चलती है। तुम करो, हमारा वाला चला नहीं। पहले लड़ाई का मैदान बदलो भाई साहब। ठीक। कुमार विश्वास किस इंटरव्यू में मुझे सहवाग और सचिन जैसी आक्रामकता नजर आई। पूरे इंटरव्यू में आप अपनी बातों से, क्योंकि आपके पास शब्दों का चयन बड़ा अच्छा है, आप डोमिनेट भी करते नजर आए। मेरी गजल का एक शेर है, वैसे तो एक उसमें अलग अलग शेर है, लेकिन उसमें शेर यह है कि वो शख्स काम का है, वो शख्स काम का है, 2 ऐप भी हैं उसमें। वो शख्स काम का है, 2 ऐप भी हैं उसमें, एक सर उठाना, दूजा मुंह में जबान रखना। शाबाश। तो हम में 98 गुण है 100 में से, 2 अवगुण है कि एक तो हम सर उठाते हैं और एक मुंह में जबान रखते हैं। और ये 2 अवगुण जहां जहां चलेंगे वहां वहां हमारी स्वीकार्यता नहीं होगी, और जहां जहां इन अवगुणों को गुण माना जाएगा वहां वहां हमारी स्वीकार्यता होगी। लोक में सामान्य लोग इसे गुण समझते हैं, तो वो कहते हैं बहुत अच्छा है यार, ये आदमी अच्छा है, सच बोलता है। और संगठनों में यह कि यार ये तो बहुत अवगुण है, पता नहीं क्या बोल देगा, ये पता नहीं क्या कह देगा, तो वो दूर रहते हैं। नहीं, लेकिन इसीलिए हमने बेस्ट फॉर द लास्ट बचा के रखा था। अभी है एक सेगमेंट छोटा सा 60 सेकंड का बचा हुआ है, जिसमें हम आपको थोड़ी बाउंसर और यॉर्कर देंगे। इतने आसानी से आपको जाने दें फिर बात कैसी? कुछ तो आना चाहिए ना कि हमको भी लगे कि आप थोड़ा फंसे, थोड़ा असहज हुए, थोड़ा परेशान हुए। तो अब कहानी ये है कि हम 2 आदमी का नाम लेंगे, अब वो आपके ऊपर है, उस पर कितने करते हैं, और हम आपसे उनमें एक सवाल पूछेंगे, आपका नजरिया होगा। तो पहला सवाल, मनीष सिसोदिया अरविंद केजरीवाल में ज्यादा ईमानदार कौन है? अब वो तो सरकार वो चला रहे हैं, उन दोनों की पता होगी, या सुप्रीम कोर्ट के जज को पता होगी जो जमानत देता है। साथ तो आप भी रहे। नहीं, मेरे सामने तो हो रही थी, मैंने बता दिया कि दोनों चोट्टा बना मत करो, तो उन्होंने कहा कि तू निकल ले यहाँ से, मैं निकल लिया। उसके बाद अब कोर्ट जाने, जज जाने,
अब वो जज बता देता है कि वो वही जानेगा, भाई मैं तो क्या जानूं, मैंने कागज देखे भी नहीं और मेरी कोई रुचि भी नहीं उन कागजों को देखने ठीक। की। राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल में विपक्ष का बड़ा नेता कौन बन सकता है? राहुल गांधी मनुष्य बेहतर है, मैं उनसे भी मिला हूँ, भले आदमी है, स्वीट से। मैंने तो उनके बारे में काफ़ी खराब बातें भी बोली थी हीट ऑफ द मोमेंट में जब हम चुनाव लड़े, लेकिन उसके बाद उनका जो व्यवहार रहा मेरे से, बातचीत का, सुनने समझने का, कभी मिल गए सार्वजनिक समारोह में, जहाज फहाज में कभी मिल गए, जिस गर्मजोशी से वो मिले और जैसा उनके रिफ्लेक्सेस दिखते हैं, उससे लगता है उनके अंदर ह्यूमन क्वेश्चन ज़्यादा है। और राजनीति हो, परिवार हो, वो मनुष्यता से ही चलते हैं, धूर्तता से नहीं चलते। तो एक नाम कौन सा लेंगे विपक्ष जो मोदी जी को टक्कर दे सकता है? वो जनता तय करेगी इन दोनों, मुझे क्या पता भाई, मैं एक वोट देने वाला हूँ, मैं अपनी वोट दे आऊँगा जिसको देनी होगी। एक फिल्म आने वाली है फ्रीडम एट मिडनाइट, एक बड़ा अच्छा सीन दिखाया गया उसमें, जो हमने पढ़ा भी था कि 45 में सरदार पटेल पहले प्रधानमंत्री बन सकते थे, गांधी जी ने नेहरू जी को चुना। आज के दौर में अगर आप देखें, बड़ी चर्चा चलती है पटेल नेहरू, पटेल कश्मीर वाले उस पे इशू पर, बस इशू पे, पटेल नेहरू में आप ज़्यादा किससे क्लोज पाते हैं अपने? देखिए, पहली बात तो क्या है कि सरदार पटेल बहुत अद्वितीय नेता हैं, बहुत अद्वितीय नेता। उनकी जो दृढ़ता है उसके कारण ही भारत के शरीर का निर्माण हुआ है। ये भारत माता का आंचल और फटा हुआ हो सकता था अगर पटेल ना होते तो। उन्होंने जो दृढ़ता दिखाई, जो पैर आगे रखा, चाहे जूनागढ़ रियासत हो, चाहे हैदराबाद हो, चाहे बाकी विलय हो, वो उनकी दूरदर्शिता, बुद्धिमत्ता, भोपाल, भारत का जो गृह कानून है, जो गृह मंत्रालय इतनी स्मूथनेस के साथ चलता है, उसके पीछे पटेल जी की प्रतिभा लगी हुई है। बेहद ईमानदार आदमी, जिनकी बेटी जो है वो सस्ती साड़ी पहन के रहती है इसलिए कि पिता की सैलरी इतनी है, गरीब की बेटी है, ये कहा उन्होंने। आप कभी महावीर प्रसाद त्यागी की किताब पढ़िए, आज़ादी के आंसू, सचमुच में आंसू आ जाएंगे, उसमें ऐसे ऐसे किस्से हैं। वो जो आप जिक्र कर रहे हैं, इतिहास में एक पन्ना ऐसा हुआ कि पटेल के समर्थन में ज़्यादा लोग थे, फिर नेहरू जी आ गए। जब गांधी 1920 के दशक में भारत में उतर के एक सक्सेसफुल करियर छोड़ के अंग्रेजों के राजा के सामने तनकर खड़ा था तो बहुत ताली बजा रहे थे। जब गांधी के सामने चार्ली चैपलिन झुक जाता था और उसने कहा मैंने ऐसा आदमी नहीं देखा अपनी ज़िंदगी में, मेरी गली में कभी मैंने इतनी भीड़ नहीं देखी जब ये फ़कीर उतरा है, तो आप बहुत ताली बजा रहे थे। जब आइंस्टाइन जैसा बड़ा वैज्ञानिक कह रहा था आने वाली सदियां इस बात पर भरोसा नहीं करेंगी कि हाड़ मास से बना हुआ एक ऐसा आदमी भी पृथ्वी पर चला था, तब तो आप बड़ी तालियां बजा रहे थे। अब आपको अपने हिसाब से निर्णय सोचने करने, तो आप गांधी की भूलों पे और गांधी की चीज़ों पे तबसरा करने बैठे। मेरा काम ही नहीं है यार ये, ठीक बात। कि मैं पटेल को और सुभाष को और नेहरू को और सावर को तुलनात्मक करता हूँ। मेरे घर के बुजुर्ग थे, कोई ताई जी का लड़का था, कोई चाचा जी का, कोई बाबा बाह वाले थे, सब बहुत अच्छे थे। इन्होंने मुझे ऐसा घर दिया है, इसमें थोड़ा सा कोना आ गया है, इसमें गीलापन आता है, इसमें ये है, मैं इसके लिए उन्हें गाली नहीं दूंगा। मैं अपना ठीक कौशल, बात। अपनी प्रतिभा लगा के इस घर को ऐसा बनाऊंगा कि उनकी आत्माएं जहाँ स्वर्ग में सामूहिक रूप से बैठी होंगी, वो कहेंगी कि बच्चे बहुत अच्छे निकले हमारे। अटल जी और मोदी जी में बीजेपी का सबसे बड़ा नेता कौन? अटल जी तो बहुत बड़े नेता हैं, नरेंद्र मोदी भी बहुत लोकप्रिय नेता है। मैं भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा नेता लाल कृष्ण आडवाणी को मानता हूँ, क्योंकि लाल कृष्ण आडवाणी का ही चमत्कार था कि लोग उन्होंने, कहेंगे गौतम गंभीर वाला बयान था ये। नहीं, लाल कृष्ण आडवाणी का चमत्कार था कि उन्होंने भारत में प्रो कांग्रेस और एंटी कांग्रेस राजनीति को प्रो बीजेपी और एंटी बीजेपी बनाया। एक लंबे समय तक इस देश में राजनीति ये चलती थी, प्रो कांग्रेस पार्टियां होती थी, एंटी कांग्रेस पार्टियां होती थी। आज क्या है, प्रो बीजेपी पार्टी और एंटी बीजेपी पार्टी है। और संगठन बनाने वाला व्यक्ति होता है जो नेता ज़्यादा पैदा करता हो। आडवाणी जी ने नेता बहुत पैदा किए। आडवाणी जी जब राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तब आप राष्ट्रीय महासचिव सोचिए कौन कौन थे। सुषमा जी थी, उमा जी थी, प्रमोद जी थे, एक से एक तोप। आडवाणी जी के समय में जो राज्यों में मुख्यमंत्री बने वो कितने लोकप्रिय नेता आगे चल के बने। तो संगठन जो बनाता है नेता के रूप में, पूछा आपने, शासक नहीं पूछा मुझसे। अटल बिहारी वाजपेयी अद्भुत प्रधानमंत्री रहे, उनके निर्णयों ने बीजेपी का सबसे बड़ा नेता कौन? हाँ, मतलब मुझे लगता है कि तुलनात्मक दृष्टि से आडवाणी जी ने जो निवेश किया इस पार्टी को खड़ा करने में, इसके संगठनात्मक ढांचा खड़ा करने में, जैसे मध्य प्रदेश को भारतीय जनता पार्टी का मायका कहा जाता है, कुछ भी आंधी तूफान आए वहां नहीं हिलता, क्योंकि वहां आज भी अगर 10 नल गांव में आए हैं तो ये कहां गढ़ेंगे, ये विचार विधायक जी नहीं कर सकते, पार्टी का काडर करता है। तो वो जो निटिंग की गई है वो उनकी युति में, क्योंकि अटल जी तो निश्चिंत लोकप्रिय नेता थे, भाषण देना जाना, संगठन का काम तो सदा उनके हाथ में था। तो ये दोनों भी बहुत पावरफुल, बड़े लोकप्रिय, बड़े लोकख्यात। अटल जी की तो क्या ख्याति है, मतलब अभी तक भी उनका शरीर नहीं रहा लेकिन उनका यश आज तक है। और नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता तो असंदिग्ध है ही, लेकिन मैं मानता हूँ कि संगठनकर्ता के रूप में, एक पार्टी के नेता के रूप में आडवाणी जी ने जो काम किया
वो इस पार्टी में मील का पत्थर है, जो शायद अब दोबारा करने की आवश्यकता है, जब पार्टी इतना विस्तार पा गई है। जैसे गंगा चलती है तो उसमें बीच बीच में नदियाँ अलग अलग जगह से मिलती हैं, लेकिन वो अंत में एक गंगा बन जाती है। तो इसके एक रूप करने के लिए वो जो पार्टी की रीति नीति और कार्य संस्कृति है, उसको सिखाने के लिए और उसमें घुलने मिलने के लिए जो बाहर से लोग आ रहे हैं, लगातार लोग आ रहे हैं, उसके लिए मुझे लगता है कि एक फिर ऐसे लीडर की आवश्यकता है, ऐसे कुछ लोगों की आवश्यकता है जो उसे बनाए। राहुल गांधी या प्रियंका गांधी, दोनों में किसकी अगुवाई में कांग्रेस की सरकार आ सकती है? वो तो उनका आंतरिक मैटर है कि वो किसको देखते हैं। प्रियंका जी के पास अपनी दादी की छवि की लोकप्रियता भी है और वो जानती भी हैं कि बोला कैसे जाता है। राहुल भी जिस तरह से ग्रो कर रहे हैं, आपको लगता है राहुल जी डिफीट कर पाएंगे आने वाले टाइम में? नहीं, राजनीति में तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम जब 14 में चुनाव लड़े थे तो हमारा कहना क्या था उनसे? हमारा कोई था नहीं, हमें तो भेजा गया था। हमारा कहना यह था कि देश को समझना है तो नीचे उतर के समझिए, सिर्फ एक वंश में पैदा होने के कारण नेता मत बनिए। और पिछले 10 वर्षों में उन्होंने ये किया कि वो नीचे जा रहे हैं, समझ रहे हैं। उनकी समझ में कोई कमी हो सकती है, कई बार ज़्यादा हो सकती है, लेकिन जिस तरह से पार्लियामेंट में बोल रहे हैं, जिस तरह से फिर आप लोग क्यों कहते हो कि वो मिसफिट, ही इज अ गुड गाय बट ही इज नॉट फिट फॉर पॉलिटिक्स? क्योंकि पॉलिटिक्स में अच्छे लोगों की इस समय कीमत है नहीं, जो भले लोग हैं उनकी कहाँ कीमत है। और उनकी पार्टी में देखिए, भारतीय जनता पार्टी में जेपी नड्डा जी का कार्यकाल समाप्त हो गया। आप अपने सारे पत्रकारों के घोड़े दौड़ा लो और मुझे एक नाम दे दो कि ये बनेगा पार्टी अध्यक्ष। नहीं पता, ये तो वो खुद भी कहते हैं बार बार, नहीं पता आपको, आप नेक्स्ट नहीं कर सकते। नहीं पता, कांग्रेस में ऐसा नहीं हो सकता, बाकी सारी पार्टियों में अब नहीं हो सकता। तो यही यहाँ आके ही खेल खत्म होता है। वामपंथी और बीजेपी, तो अटल जी का भाषण है कि केवल हम और वामपंथी रहेंगे क्योंकि हमारे संगठन में डेमोक्रेसी है। तो ये देखिए, जब तक आप ये नहीं करेंगे तब तक आप चमत्कारिक पुरुषों के बलिदानों के भरोसे रहेंगे कि भाई श्रीमती इंदिरा गांधी जी दिवंगत हो गई, आवेग आया तो राजीव गांधी जी बन गए। राजीव गांधी जी के ऊपर एक कायराना हमला हो गया तो पीछे से आवेग आया तो नरसिंह राव जी संभालने लगे। तब तक आपका यही चलता रहेगा। आप अपनी पार्टी में लीडर्स पैदा करिए, नेता पैदा करिए, जनता में वो इस बात से विपरीत पैदा करिए कि वो आपसे कितना सहमत है और कितने असहमत हैं। पार्टी से सहमत होनी चाहिए, उसकी लाइन से सहमत होनी चाहिए, आपका काम हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन, अभी भी लास्ट रह गया। लास्ट क्वेश्चन है, जिन्ना ने माउंटबेटन से ये कहा कि अगर आपको हिंदुओं की बात करनी है तो सावरकर से बात कीजिए, सावरकर रिप्रेजेंट करते हैं, डोंट टॉक टू गांधी नेहरू, दे डोंट रिप्रेजेंट हिंदूज। आज के दौर में कई लोग कहते हैं कि हिंदू ही हिंदू सबसे बड़ा खतरा है, बाकी नहीं है, अपने ही खतरे हैं। एक चर्चा चलती है हिंदू खतरे में, कई लोग रोज सुबह ट्विटर पर उठ के डाल देते हैं हिंदुओं को जगाने आए हैं। डू यू बिलीव हिंदुओं पे खतरा है, या हिंदुओं को लेकर लोग वैसे वोकल नहीं होते? क्योंकि आपने भी बीच में बांग्लादेश का कई बार जिक्र किया कि जब बाकी जगह होता है तो सब एक साथ आते हैं। इंडिया में भी आपने देखा होगा, एक बॉक्सर भी थी, मुस्लिम थी, महिला पुरुष होने पर विवाद था, कम्युनिटी ने सपोर्ट किया। हमारे यहाँ से चलता है कि हिंदुओं का खतरा है, हिंदू यूनाइटेड नहीं होता। आपको लगता है खतरा वतरा कुछ है, या यही खूबसूरती है जो आपने कभी किचन में काम किया है? हाँ। चाय किस में बनती है? फ्राई पैन में। हाँ। और दूध किस में गर्म होता है? बड़े पतीले में। दूध में बहुत देर लगती है, खड़ा रहना पड़ता है, हो रहा है गर्म, हो रहा है गर्म। और चाय यूं लगाई, 2-3 बात सुनी, इधर उधर गए, तब तक तो फुर होने लगता है। तो हिंदुत्व तो बड़ा पतीला है, बहुत देर में गर्म होता है, बहुत देर में उफान आता है। इसमें बड़ा विचार है, पुराना है, खूब सारे लोग हैं, 200 करोड़ लोग पूरी दुनिया में हैं, बात फैलते में देर लगती है। बाकियों में तुरंत चेतना आ जाती है, तुरंत बात आ जाती है। तो उस प्रतिक्रिया को इधर रिफ्लेक्ट करने की खूबसूरत एग्जांपल दिया आपने। इधर छटपटा लेना बहुत बेकार की बात है कि साहब ऐसा नहीं हुआ। और दूसरा, आत्म परिशोधन से ही होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि हिंदू वहां मारे जा रहे हैं भाई, हमने तो यहां पर भी बोला ना कि अगर आपने चूड़ी पहनाते हुए 4 लड़कों को सड़क पे थपड़िया दिया 20 लड़कों ने मिलकर, तो हमने तो उसके खिलाफ भी बोला। आपने एक साइकिल चोर को मारते समय जय श्री राम के नारे लगाए, तो सबसे पहले हमने बोला ना उसके खिलाफ। खूब गालियां पड़ी हमें। हम राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में बुलाए गए, हम ही ने बोला ना राम मंदिर के बारे में कि भाई तारीख नहीं बताएंगे, क्योंकि हमें दुख था। तुम तो बोलोगे नहीं ना, तुम तो पार्टी का कैडर हो, मंडल अध्यक्ष हो, तुम कैसे बोलोगे? तुम्हारी हिम्मत का, कल निकाल दिए जाओगे। हम खड़े हैं, हमें नहीं चाहिए तुमसे कुछ भी, तो हमने बोला हम बोलेंगे। जब आपने सरकार बनाई महबूबा मुफ्ती के साथ, तो हमने बोला कि बुआ के भतीजे अफजल गुरु पे चुप है, तब बहुत गाली पड़ी, अरे यार हमारे बारे में ऐसे कहो। जो प्रभारी थे वहां के हमारे मित्र, उन्होंने मुझसे एक दिन कहा, अरे भाई साहब आप क्यों पीछे पड़े रहते हैं हमारे? भाई मैं ही पीछे पड़ूंगा, आप तो राष्ट्रीय महासचिव हैं, आपकी तो हिम्मत नहीं बोलने की। यार वो औरत अफजल गुरु को शहीद कह रही है और अफजल गुरु को देश हत्यारा मान रहा है,
और आप चुप हो कि सरकार बनानी है, फिर टूट के फिर बोले आप भाई साहब आप बोल पाए, ठीक बोल पाए, तो हम ही बोलेंगे, इसलिए हमें मत दबाइए, हमें गाली मत दीजिए। तो मैं ये कह रहा हूँ कि हिंदुत्व के लिए नहीं कह रहा, अगर अल्पसंख्यक वहाँ मारा जा रहा है तो लानत है यूनुस खान के नोबेल पुरस्कार पर। जो आज गए वो मंदिर जाकर उन्होंने कहा है, ये बात पहले दिन करनी चाहिए थी। इसी जामिया में भारत विभाजन के समय भीड़ लग गई गेट पर, आपको पता है ये बात? एमओ मथाई की किताब पढ़ी है, माई डेज विद नेहरू। नेहरू को फोन आया कि जामिया पे भीड़ लग गई है, दंगा ही आ गए। नेहरू जी ने पहली बार कहा, उनके पिताजी की रिवॉल्वर उनके पास थी, मोतीलाल नेहरू की, प्राइम मिनिस्टर ने चिल्ला के कहा कि मेरी रिवॉल्वर निकालो, रिवॉल्वर निकालो। फिर वो नहीं मिली, जैसा भी हुआ भागते हुए गए और गाड़ी लेके भागे। पटेल को पता चला, पटेल ने पुलिस को कहा भागो, प्राइम मिनिस्टर अकेला भाग गया और गेट पर जीप लगा के जीप के पर खड़े होकर कहा मुझे मारो पहले। अंदर से वाइस चांसलर का फोन आया था, जिसको मारना है मुझे मारो, और भाषण दिया और भीड़ संभल गई और चली गई। यह आस्था थी। नेहरू मारे भी जा सकते थे, गणेश शंकर विद्यार्थी मारे गए थे, लेकिन नोएडा में बैठकर दोनों पक्षों के मीडिया कोऑर्डिनेटर्स से दलाली की बात करके खबर प्लेस करने वाले पत्रकार गणेश शंकर विद्यार्थी की छाया भी नहीं है। गणेश शंकर विद्यार्थी थे, हैं और रहेंगे। ऐसे ही मैं इसलिए कह रहा हूं कि जितने लोग हैं यूनाइटेड नेशंस के दरवाजे पे जाएं, 1 लाख हिंदू इकट्ठा हो गए, मुसलमान भी जाएं, सिख भी जाएं, और कहें बांग्लादेश में क्या हो रहा है। ये तो गाजियाबाद में टेंट मार रहे हैं, ये किसको मार रहे हैं? और फिर खुद व्हाट्सएप पे वीडियो भेज रहे हैं, खबर चलवा दीजिए। नहीं तो वो तो देखिए, वो तो छोटी छोटी नेतागिरियां लोग बाग अपनी अपनी करना चाहते हैं हर घटना। नहीं, उसका विरोध करने पे गाली हमको ही पड़ी है। उससे क्या, अब अगर आप गालियों से चिंतित हैं, देखिए एक बात सदा ध्यान रखना, आप मुझसे छोटे हैं, अगर दोनों तरफ के जाहिल आपको गाली दे रहे हो तो रोज मिठाई खाइए शाम को कि मजा आ गया। आप सच्चे तभी हैं जब जाहिल आपको गाली दें। हमको दोनों तरफ के देते हैं, सुबह उठ कर रोज देते हैं हमें गाली, हम बड़े खुश रहते हैं क्योंकि वो जाहिल हैं, वो दोनों तरफ एकदम पागलों की तरह अटे पड़े हुए लोग हैं। तो हिंदू धर्म बड़ा है, विराट है, सहिष्णु है, पर सचेत है, और मैं नहीं मानता कि वो खतरे वतरे में है। उसे सतर्क और सचेत रहने की आवश्यकता है, और मुझे अपने धर्म का किसी दूसरे धर्म का रूपांतरण नहीं चाहिए भाई साहब। मेरा धर्म जैसा था वैसा है। जैसे किसी ने कहा था हमको कि काशी को कोटो बनाना है, कह रहे थे, हम गए थे काशी, तो मैंने कहा भाई काशी को काशी रहने दीजिए। अभी मैं ऋषिकेश में क्या आया कि ऋषिकेश को, हरिद्वार को पर्यटन केंद्र बना। भाई साहब पर्यटन के लिए मसूरी भेजो, लैंसडाउन भेजो, इसे आध्यात्मिक नगरी रहने दो। यहां आने पे आदमी के अंदर चुलबुल ना उठे कि बियर किधर है। यहां तो बियर की बोतल सहारनपुर से लाया हो तो ऋषिकेश में घुसते ही छूट जाए हाथ से, हरिद्वार में घुसते ही छूट जाए, और क्या अब नहीं पीऊंगा जीवन में यार। ओहो, आध्यात्मिक स्पंदन पैदा होना चाहिए इसके अंदर। तो हिंदुत्व को किसी दूसरे धर्म का प्रोटोटाइप नहीं बनना और ना बनने देना। जिनका प्रोटोटाइप बनने के लिए कह रहे हो वो तो वैसे ही फजीते में, जहां जाओ वहीं फजीता कर रखा है। हम तो कम से कम ऐसे नहीं है। आपने कभी नाम सुना हमारा बाहर विदेश में? दुनिया के देशों में आप भी गए होंगे, मैं भी 40 देशों में गया हूं, मुझे सदा तारीफ मिली है। वेरी हम्बल, वेरी गुड पीपल, वेरी गुड नेबर। मुझे ऐसा ही देश चाहिए, ऐसे ही लोग चाहिए। थैंक यू सो मच। बहुत धन्यवाद आप सबका। मैं कुछ ऐसा बोला हूं जो आपको रुचिकर ना लगा हो तो उस सबकी जिम्मेदारी इस सुदर्शन व्यक्ति को है, और जो कुछ अच्छा लगा हो उस सबका श्रेय मुझे दे दीजिएगा। बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, लवली टॉकिंग। बहुत धन्यवाद।